इमेजिन करो कि फिजिक्स की दुनिया एक भाषा है और डायमेंशनल फॉर्मूला उसका ग्रामर। जिस प्रकार से ग्रामर के बिना सेंटेंस अधूरे होते हैं, उसी तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूले के बिना मेजरमेंट अधूरा होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमूल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशनल फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक और सबसे पहले देखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है, लास्ट वीडियोस में हमने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप, फंडामेंटल एंड डिराइव। फंडामेंटल क्या होता है? विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, और वो 7 टाइप की थी, लेंथ, मास, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और डिराइव क्वांटिटीज क्या होती है? जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना, जो फंडामेंटल से मिलकर बनती है। तो दोनों में जो रिलेशन होता है इसको बोला जाता है डायमेंशन, ठीक है ना। तो डायमेंशनल of physical quantity in physics, all the derived units can be expressed in terms of fundamental with the suitable power। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मास की बात करें तो मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? कैपिटल एम से, ठीक है ना। लेंथ के लिए एल यूज होगा, टाइम के लिए टी यूज होगा। यहाँ पे क्लास 11th में जो जनरली हम डायमेंशनल फॉर्मूलेस पढ़ेंगे उसमें ये 3 टर्म्स ही यूज होते हैं। करंट के लिए ए भी यूज होता है, फिर टेम्परेचर के लिए थीटा भी यूज करेंगे। बट अभी स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में हम डायमेंशनल फॉर्मूलेस जो हम यूज करेंगे उसमें ये 3 टर्म्स हम यूज करते हैं, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ एंड टी फॉर टाइम, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 3 जो है, लेंथ, मास, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, ये सारी क्वांटिटीज जो है वो क्या होती है? फंडामेंटल होती है। तो डिराइव क्वांटिटी को हम काय में कन्वर्ट कर सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये एरिया है, तो एरिया का फॉर्मूला आपको याद होगा, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ के, ठीक है ना। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ भी क्या होती है? ब्रेथ भी कैलकुलेट करते हैं, मेजर करेंगे तो काय में करेंगे? मीटर में करेंगे। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये जो सारी क्वांटिटीज होती है ये सब हम काय में मेजर करते हैं? मीटर में। मीन्स ये सारी काय में इंक्लूड होंगी? मीटर में। ये मीन्स इसका जो कैलकुलेशन होता है वो हम काय में करेंगे? लेंथ में करेंगे, ठीक है ना। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब लेंथ इनटू लेंथ, ब्रेथ भी लेंथ में इंक्लूड हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एल स्क्वायर। लेंथ इंटू लेंथ दैट इज एल स्क्वायर, ठीक है ना। सिमिलरली जैसे अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस की भी बात करें तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये भी सब क्या है? मेजरमेंट में अगर हम देखें तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेंथ के लिए यूज करेंगे, इसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। तो डिस्टेंस मीन्स व्हाट? एल। और टाइम के लिए अभी हमने बताया, टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? टी यूज करते हैं, ठीक है। टी डिनोमिनेटर में, इसको अगर हम ऊपर ट्रांसफर करें तो ये क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिख रहे हो तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। एंड फॉर्मूले के फॉर्म में अगर आप लिख रहे हो तो वो क्या हो जाएंगे? डायमेंशंस हो जाते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू लेंथ दैट इज लेंथ स्क्वायर के, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिराइव क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं काय में? फंडामेंटल क्वांटिटी में। और ये जो चेंज करने से जो रिलेशंस मिलता है इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? The expression which give the relation of derived units of a physical quantity with the fundamental units is in terms of dimensional formula, ठीक है ना। जो डिराइव क्वांटिटी को कन्वर्ट करता है काय में? फंडामेंटल में, उनमें जो रिलेशन बताता है उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है एरिया। एरिया का फॉर्मूला भी पता है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ की अगर हम बात करें तो ब्रेथ जो होगा वो भी काय में आता है? लेंथ में इंक्लूड होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर, ठीक है ना। लेंथ और ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी क्वांटिटीज जो होती है काय में इंक्लूड होंगी? लेंथ में होगी। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसमें 3 टर्म्स हम जनरली यूज करते हैं, एम, एल एंड टी, ठीक है ना। और उसको पावर के फॉर्म में इंक्लूड किया जाता है। तो जैसे m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर हो जाएगा c के, ठीक है ना। तो वेयर abc मींस व्हाट? पावर, ठीक है। तो यहाँ पे l स्क्वायर है बट m है क्या? यहाँ पे m नहीं है। तो जब m नहीं है तो इसको लिखते समय हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं m नॉट, ठीक है ना, m की पावर 0। l स्क्वायर
और टी भी नहीं है तो टी की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, एम नॉट एल स्क्वायर टी नॉट के। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो इक्वेशन होता है इसको बोला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की बात करें तो ब्रेथ भी जो होता है वो लेंथ में ही आएगा, हाइट भी जो है वो इंक्लूड होगा काय में, लेंथ में ही होगा। तो डेट इज एल की पावर कितना हो गया, 3 हो गया, एल क्यूब हो गया। ठीक है, अब एल क्यूब हो गया तो यहाँ मास है क्या, नहीं है, तो एम की पावर कितना हो जाएगा, 0। टाइम है क्या यहाँ पे, टाइम भी नहीं है, तो टाइम का पावर कितना हो जाएगा, 0। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कितना हो जाएगा, एल क्यूब के। और उसको रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से लिखा जाता है एम नॉट एल क्यूब टी की पावर 0 के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। एक चीज स्टूडेंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूलेज है जो जो आप डिराइव करते जा रहे हो उसको याद करते जाइएगा। जैसे एरिया है तो एरिया का क्या हुआ, एल स्क्वायर हो गया। फिर वॉल्यूम था तो वॉल्यूम का क्या हो गया, एल क्यूब हो गया। तो पहले वाले अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूले याद है तो जो नेक्स्ट आगे वाले जो डायमेंशनल फॉर्मूलेज है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, तो मास के लिए तो एम का यूज होता है, मास एम के लिए यूज होगा। अब वॉल्यूम है तो अगर आपने वॉल्यूम ये कैलकुलेट किया हुआ है और आपको याद है वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला एल क्यूब है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे एल क्यूब लिख सकते हो, बिकॉज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब के। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम एम अपॉन एल क्यूब। इस एल क्यूब को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल -3। ठीक है ना, पावर जो है वो चेंज हो जाएगी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी कितना हो जाएगा, एम एल -3। यहाँ टाइम यूज नहीं हो रहा है, टाइम का यूज नहीं है, तो टी की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 के। ठीक है, तो लिखते समय जब आपको रिप्रेजेंट करना हो तो तीनों के टर्म्स में लिखना पड़ेगा एम एल की पावर -3 टी की पावर 0 के। ठीक है, बट 0 वाली पावर से ऐसे याद रखने के लिए अगर आपको रखना है तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो एम एल -3। डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एम एल -3 के। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई है। स्पीड की बात करें तो स्पीड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको याद होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल यूज करेंगे, लेंथ है तो एल यूज करेंगे। टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, टी यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा एल टी -1। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड कितना होता है, एल टी -1। इसको अगर हम प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करना चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एम नॉट एल टी -1 के। ठीक है ना, एम नॉट एल टी -1 के। ठीक है, और आगे एक दो और प्रैक्टिस के लिए देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूलेज हमको कैलकुलेट करना है। और सबसे अच्छा तरीका है, कैलकुलेट करिए, फॉर्मूलेज याद करिए और उसको डायरेक्ट याद कर लीजिए कि स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी -1 के। सिमिलरली एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है ना, वेलोसिटी स्पीड ये एक ही चीज होती है जनरली जब हम फॉर्मूले के फॉर्म में लेंगे, वैसे दोनों में बहुत डिफरेंस है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। बट यहाँ पे वेलोसिटी और को हम स्पीड से कंपेयर करें तो वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो सेम होता है। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने लिखा है एल टी -1। एंड टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, टी। टी की पावर कितना है, यहाँ पे 1 है। इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो ये 1 है, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। टी की पावर -1, टी की पावर -1 बेस सेम होता है तो पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो -1 मिलके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है एल टी -2। एल टी -2 एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी -2। और इसको लिखने के लिए अगर आप लिखना चाहो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो एम नॉट
LT-2। ठीक है, तो स्टूडेंट डायरेक्ट फॉर्मूलेज याद करिए। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-2। और भी अपन एक दो और कैलकुलेट करके देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोमेंटम की अगर हम बात करें तो मोमेंटम का इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल एम। और वेलोसिटी ये अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, स्पीड वेलोसिटी जो होता है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है LT-1। तो मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा MLT-1। MLT-1 मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-1। फोर्स की बात करें तो फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन का ये कैलकुलेट किया हुआ है हमने, कितना किया हुआ है LT-2, तो ये हो जाएगा LT-2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स कितना हो जाता है MLT-2। ठीक है ना, तो कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। और ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हमें पहले वाले डायमेंशनल फॉर्मूले याद है तो हम आगे वाले डायमेंशनल फॉर्मूलों को इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2 के। इंपल्स की बात करें तो इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। ठीक है ना, इंपल्स इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। ठीक है ना, अब ये फॉर्मूलेज जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है। तो अभी जैसे ही हमारे चैप्टर स्टार्ट होंगे उसमें हम सारे जो फॉर्मूलेज है वो एक एक करके सारे चैप्टर्स में सारे फॉर्मूलेज को स्टडी करेंगे, तो फॉर्मूलेज आपको याद होते जाएंगे। इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, कितना है MLT-2। ठीक है ना, तो फोर्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे MLT-2 इंटू टाइम के लिए क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। ठीक है, टाइम के लिए T मींस T की पावर कितनी है, 1 है। दोनों का में मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 के। ठीक है ना, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंपल्स जो हो जाएगा MLT-1 के। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया है। बेस सेम है तो पावर को आप क्या करिए, कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, सिमिलरली वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह में यूज करना है। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। फोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हर जगह यूज करना पड़ेगा। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लीजिए, MLT-2 होता है। ठीक है ना, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखेंगे MLT-2। ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब लेंथ में इंक्लूड होगा, तो इसके लिए हम L यूज करेंगे। ठीक है, इधर L की पावर कितना है, 1, इधर भी L की पावर 1 है, और बेस से में तो पावर ऐड होगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा ML2T-2। ठीक है ना, तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML2T-2 के। ठीक है, पावर को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है ना, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम के। ठीक है, तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का अभी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, यहाँ पे वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है ML2T-2, एंड टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, T यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, T की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है। इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो ये जो 1 है ये ऊपर जाके काय में हो जाएगा, -1 में हो जाएगा। तो -2 और -1 बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो -2 -1 माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3 के। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो पावर का वो कितना हो जाएगा, ML2T-3। ठीक है ना, तो ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, इतने सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि किस तरीके से हमको डायमेंशनल फॉर्मूलेस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूलेस होता क्या है, जो डिराइव क्वांटिटी को कन्वर्ट करता है काय में, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है सबके डायमेंशनल फॉर्मूलेज आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हमें इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ही स्टडी करना है एक एक करके, तो सारे डायमेंशनल फॉर्मूलेज आपको वहां पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रेशर है,
तो प्रेशर का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। एरिया भी हमने यहाँ बताया था अभी यहाँ पे, ये एरिया भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर का, ठीक है। तो इन दोनों का यूज करके आप प्रेशर का भी डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी बुक में पूरा एक टेबल मिलेगा आपको, जिसमें सारे डायमेंशनल फॉर्मूलेज आपके लिखे हुए हैं। ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूले इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये था आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये जो डायमेंशनल फॉर्मूलेज अभी आपने निकाले, इसको हमने डिराइव क्वांटिटी को कन्वर्ट किया काय में, फंडामेंटल क्वांटिटीज में। इसका यूज कहाँ होता है फिजिक्स में, हम इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूलेज होते हैं उसके टोटल 4 यूजेस है जो हम फिजिक्स में यहाँ पे यूज करेंगे। क्या क्या यूजेस होते हैं, तो फर्स्ट नंबर इज इसकी हेल्प से टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। हम इसके हेल्प से किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर, टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसकी यूनिट अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो डायमेंशनल फॉर्मूले के हेल्प से आप उसकी यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। दो फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन क्या है, डेट इज हम फॉर्मूले भी इस डायमेंशनल फॉर्मूले के हेल्प से डिराइव कर सकते हैं फिजिक्स के, ठीक है। एंड लास्ट फोर्थ इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था सिस्टम ऑफ यूनिट 4 टाइप के थे, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस, एसआई। तो हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके हेल्प से, डायमेंशनल फॉर्मूले के हेल्प से, ठीक है। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूलेज होते हैं उसके टोटल कितने एप्लीकेशन है, 4 एप्लीकेशन है। फर्स्ट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, सेकंड टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, थर्ड टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, एंड फोर्थ कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, ठीक है ना। अब इसको हम एग्जांपल के इस साथ स्टडी करते हैं एक एक करके कि किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूले के हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी फॉर्मूला जो है वो सही है या गलत है, ठीक है। बट स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूलेज आना चाहिए, याद होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूलेज अगर आपको याद है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अभी फिजिक्स जस्ट स्टार्ट हुआ है, पहला चैप्टर है, फॉर्मूलेज हमने पढ़े नहीं है, कुछ भी नहीं आता हमें अभी इसमें, तो भी हमें ये इक्वेशन दे दिया और पूछा जाए कि ये इक्वेशन सही है क्या नहीं, बताइए। केमिस्ट्री में आपने देखा था कि केमिस्ट्री में इक्वेशन होता है C प्लस O2 इज इक्वल्स टू CO2, ठीक है ना। तो आप इसको चेक करते हो कि ये करेक्ट है कि नहीं, ये बैलेंस है कि नहीं है। तो C का 1 है तो इधर भी C1 है, O2 है इधर भी O2 है, तो आप बोलोगे यस ये बैलेंस है। तो केमिस्ट्री में चेक करने का तरीका ये होता है। बट अगर आपको फिजिक्स में अगर आपको चेक करना है, कोई इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि ये इक्वेशन सही है या नहीं, तो उसको आप कैसे चेक करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये इक्वेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन को चेक करना है, तो भैया t जो होता है वो टाइम पीरियड है, L जो होता है वो लेंथ है, और G मीन्स आपने 10th में पढ़ा है, बट G की वैल्यू आपको मालूम है, G मीन्स होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आगे जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो T मीन्स टाइम पीरियड, L मीन्स लेंथ और G मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब हमारे पास ये इक्वेशन हमें चेक करना है कि सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले इक्वल के इधर वाला LHS, ये वाला पार्ट जो होता है वो होता है LHS और ये होता है RHS, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ पे 2 पाई जो है ना ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है ना। कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हमें इसको चेक करना है कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, तो T है, T फॉर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमें लिखना है तो टाइम पीरियड के लिए क्या लिखेंगे, T लिखेंगे ओनली, ठीक है ना। और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो m की पावर कितना हो गया, 0 हो गया, l का पावर 0 हो गया, टाइम के लिए कितना आएगा, t। दैट इज LHS जो था, LHS को हमने डायमेंशनल के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या आया, m0 l0 t के, ठीक है। अब इधर ये 2 पाई जो है वो क्या है, कांस्टेंट है।
कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं, उसका यूज हमें नहीं करना है। फिर देन अंडर रूट है यहाँ पे, अंडर रूट एल बाई जी, एल फॉर लेंथ होता है, लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूले में अभी हमने बताया क्या यूज करते हैं, एल यूज करेंगे, ठीक है। जी मीन्स होता है एक्सलरेशन, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने देखा था, एक्सलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, ठीक है। तो इस एल से ये एल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो t की पावर माइनस टू है इसको डिनोमिनेटर से न्यूमैरेटर में अगर आप ट्रांसफर करते हो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, अंडर रूट टी स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर के, ठीक है। और स्क्वायर से ये रूट जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली यहाँ पे क्या रहेगा, टी रहेगा, ठीक है। टी सिंगल है, दैट इज एम है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो एम की पावर जीरो हो जाएगा और एल की पावर भी कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो अब आप देखो कि हमारा LHS जो था वो कितना था, एम नॉट एल नॉट टी, और हमारा ये जो RHS आया है ये RHS भी कितना आया है, एम नॉट एल नॉट टी के, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। सो ये जो हमारा इक्वेशन है ये करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है, दैट इज टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, 7th 8th यूनिट में आपको ये टॉपिक आएगा, वहां पे ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी जो है ये करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2, कोई भी इक्वेशन है उसको भी हम इसी मेथड से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड इक्वेशन हमारे सामने लिखा हुआ है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। s मींस व्हाट, डिस्टेंस, ठीक है। s जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज होता है। u मींस इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम, a एक्सेलरेशन होता है, t जो है वो टाइम के लिए यूज होता है। तो टर्म्स आपको मालूम है, यहाँ पे ऑलरेडी आपने 9th 10th क्लास में इसको स्टडी किया हुआ है। तो s जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, s मींस व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। अब s डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर हम LHS की बात करें, इसको डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे, तो s डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ में इंक्लूड होगा तो l आ जाएगा, ठीक है। m है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो m की पावर जीरो, t है क्या, नहीं है, तो t की पावर भी जीरो। तो s को हम डायमेंशनल के फॉर्म में किस फॉर्म में लिख सकते हैं, m नॉट l t नॉट, ठीक है। इसके बाद इज इक्वल्स टू ut, u फॉर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अभी हमने देखा है वेलोसिटी स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था, तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन इंटू टी, टी मीन्स टाइम, तो टाइम के लिए कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। तो टी हो गया, ये टी की पावर कितना हो गया, वन हो गया, ठीक है। तो यहां से आप t की पावर वन और t की पावर माइनस वन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे ओनली क्या रहेगा, l रहेगा, ठीक है। प्लस 1/2, अभी हमने आपको बताया कि 1/2 जो है वो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। 1/2 जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो 1/2 जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो उसको हमें छोड़ देना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला 1/2 का कुछ नहीं होगा, at स्क्वायर है, वेयर a मींस व्हाट, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू, ठीक है ना। एंड टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ भी टी स्क्वायर है और ये माइनस टू है, तो टाइम की पावर एक दूसरे से क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पे भी ओनली क्या रहेगा, एल रहेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे एस की जगह पे यहाँ पे क्या आया, एम नॉट एल टी नॉट, ठीक है, इज इक्वल्स टू यूटी जो था, यूटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आया, एम नॉट एल टी नॉट, ठीक है, एम नॉट एल टी नॉट प्लस 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। एटी स्क्वायर का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे ओनली एल रह रहा है, तो ये हो जाएगा एम नॉट एल टी नॉट, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखिएगा कि जहां प्लस और माइनस का साइन अगर आ रहा है किसी फॉर्मूले में, तो उसको प्लस और माइनस नहीं करना है, प्लस के दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूलेज जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसमें यहाँ पे प्लस करना नहीं है, दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूलेज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं LHS का भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल है, यहाँ भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल है, और प्लस के इस साइड भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसका भी वो भी कितना है, एल के इक्वल है, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जो है वो करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, इसको प्लस और माइनस नहीं करना है, प्लस और माइनस के दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं, और इसका यूज हम आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में भी बाद में करेंगे।
तो ये कंसेप्ट बिल्कुल याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूले के हेल्प से किसी भी इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन हमारा है टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये डायमेंशनल फॉर्मूला का सबसे अच्छा जो यूज होता है, इसकी हेल्प से हम किसी भी क्वांटिटी की यूनिट्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट्स को डायमेंशनल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें एमसीक्यू में आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का भी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1, LT-1 याद रखिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूलेज याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन है उसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, LT-1, वेयर L मींस व्हाट, लेंथ, और T क्या है, टाइम है। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, और टाइम T की पावर -1 है, -1 है, तो इसको अगर आप डिनोमिनेटर में अगर ट्रांसफर करो, न्यूमेरेटर टू डिनोमिनेटर, तो ये जो माइनस की पावर है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी तो अपॉन में ले लेंगे इसको, अपॉन में आ गया, डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर टू डिनोमिनेटर कन्वर्ट किया तो ये अपॉन में आ गया। और यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकेंड। अभी प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको पूरा फंडामेंटल क्वांटिटी और उसकी यूनिट्स के बारे में बताया था। तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड के। तो डायमेंशनल फॉर्मूले के हेल्प से आप यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हो, और यूनिट के हेल्प से भी डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है ना। फोर्स की बात करें तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स होता है MLT-2, वेयर M मींस व्हाट, मास। यूनिट ऑफ मास क्या होता है, केजी, ठीक है ना, किलोग्राम। यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगा, मीटर। और टाइम T की पावर -2 है, माइनस की पावर है, तो उसको डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दो तो अपॉन में क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 को अगर हमने यूनिट में कन्वर्ट किया फोर्स का, तो यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 1 kg इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू 1 न्यूटन के इक्वल होता है। तो अभी हम जनरली जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ फोर्स जो हम यूज करने वाले वो क्या यूज करने वाले, न्यूटन यूज करेंगे, ठीक है ना। बट 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर के। और ये किसकी हेल्प से हमने कैलकुलेट किया, डायमेंशनल फॉर्मूले के। यूनिट जो कैलकुलेट किए वो किसकी हेल्प से कैलकुलेट किए, डायमेंशनल फॉर्मूले के हेल्प से, MLT-2 से, ठीक है ना। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वर्क। वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है ML²T-2, ठीक है ना, ML²T-2। तो M के लिए, मास के लिए क्या यूज होता है, यूनिट क्या यूज होगी, केजी, ठीक है। L स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और अपॉन में, ठीक है ना, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन T की पावर -2 है, तो -2 है तो उसको हम डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करेंगे, तो डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करेंगे तो T की पावर 2, T स्क्वायर मतलब सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। तो यूनिट ऑफ वर्क डन जो हो जाएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एंड केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 1 जूल के। जब हम आगे वर्क के लिए यूज करेंगे तो जो यूनिट यूज करेंगे वो जूल यूज करेंगे, एंड 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूले के हेल्प से किसी भी यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है पावर, एग्जांपल के लिए हम देख ले तो पावर इज इक्वल टू, आपने देखा था पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का जो फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, और डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो ML²T-3, ठीक है ना। तो जो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ML²T-3 के। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब के, ठीक है ना, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब एंड इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो ये जो होता है इसकी जो यूनिट होती है पावर की वो वॉट होती है, एंड 1 वॉट इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड क्यूब के। तो इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो, किसकी हेल्प से, डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला आता है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो यूनिट में। तो ये था इसका सेकंड एप्लीकेशन।
अब हमारा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। जो दो क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है, उसमें हम रिलेशंस भी इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज, हम कोई फॉर्मूला भी हम इस डायमेंशनल फॉर्मूले के हेल्प से बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डिराइव द फॉर्मूला। अभी आपने फिजिक्स कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, तो भी आपको ये क्वेश्चन इस चैप्टर में मिल गया कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम अभी आया नहीं है, हम 7th चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे, बट आपसे बोला जाए कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए आप फॉर्मूला डिराइव करिए, तो अब आप कैसे कर सकते हो? तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप इसके हेल्प से कोई फॉर्मूला भी आप क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं? सबसे पहले आप देखिए, टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड मींस काय से रिप्रेजेंट करेंगे हम, टी से रिप्रेजेंट करेंगे। डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ। तो टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इफेक्टिव लेंथ के ऊपर। लेंथ के ऊपर मतलब एल, लेंथ के लिए सिंपल। अब इफेक्टिव लेंथ क्या होता है वो हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। लेंथ है तो लेंथ के लिए एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी जो एक्सेलरेशन वाला टॉपिक है उसमें हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक्सेलरेशन की बात हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज डिनोटेड बाय जी, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास केवल इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो टाइम पीरियड है वो ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। अब वो हमसे बोल रहा है कि इसके लिए एक फॉर्मूला आप बनाइए। तो हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करना है? तो आप देखेंगे सबसे पहले कि ये जो टी और एल और जी लिखा है ना, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, बिकॉज हमें मालूम नहीं है कि इसमें कौन सा रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टी इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड जी के, ठीक है। और ये जो एल है इसकी पावर ए हो जाएगी, ए, और जी की पावर यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा। कोई दूसरा कोई क्वेश्चन है, अगर मान लो उसमें थर्ड फिजिकल क्वांटिटी भी दी हुई है तो उसकी पावर आप सी के लिए यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी थी, इसलिए एल की पावर ए हो गया और जी की पावर कितना हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन जब रिप्लेस करते तो वहां पे एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू के, एल की पावर ए, जी की पावर बी के। इस तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूलेज है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेंथ का है, एक्सेलरेशन का है, तो हम इसमें डायमेंशनल फॉर्मूले लिखेंगे। तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, टी होता है, इसको हम लिखेंगे एम नॉट एल नॉट टी, ठीक है ना। लेंथ के लिए हम क्या लिखेंगे, एम नॉट एल टी नॉट। जी मीन्स होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू, एम है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो एम की पावर 0। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूलेज हमारे सामने हैं, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसको जब हम लिखेंगे तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू के, एल की पावर ए, जी की पावर बी के, ठीक है ना। तो कैपिटल टी है तो टी रहेगा, तो यहाँ पे एम की पावर 0 हो गया, एल की पावर 0 हो गया, टी हो गया। टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। इज इक्वल टू के तो कांस्टेंट है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है कांस्टेंट, एल की पावर ए है तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, एम की पावर 0, एल, टी की पावर 0 और इसका होल पावर हो जाएगा ई के, ठीक है, इनटू जी की पावर बी है, जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू, ठीक है। और यहाँ पे m है क्या, नहीं है, तो m का पावर 0 हो जाएगा और इसकी पावर कितना हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन है, फिजिकल क्वांटिटीज चेंज होगी, मेथड यही रहेगा, इसी मेथड से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें सबकी पावर को कंपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम m की पावर को कैलकुलेट करते हैं, m की पावर, तो इधर m की पावर कितना है, 0, ठीक है। k तो कांस्टेंट है, इसको आप यूज मत करिए। इधर m की पावर कितना है, 0, और 0 की पावर a है तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो m की पावर इधर भी 0 हो जाएगा और इधर भी m की पावर 0 है, इसमें भी b का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्वांटिटी काय में है, मल्टीप्लाई में, तो बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है ना। बट यहाँ पे 0 है तो ये प्लस कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ m के लिए अगर हम देखें तो सारी वैल्यूज कितनी आ रही है, 0, इसका हमें यूज नहीं करना, इसलिए m को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब हम बढ़ते आगे l की तरफ, तो यहाँ l का पावर कितना है, 0, ठीक है। यहाँ l की पावर कितनी है, 1, और 1 में कितने का पावर है, a का,
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू ए, दैट इज कितना हो जाएगा, ए के हो जाएगा। ठीक है, इधर एल की पावर कितनी है 1, 1 में बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बी, और ये दोनों क्वांटिटीज काय में है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में पावर है क्या होती है, ऐड होती है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी के। तो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म होगा 0 इज इक्वल्स टू a प्लस बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। ठीक है, समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। इसी तरीके से हम कंपेयर करेंगे टाइम के लिए, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ टाइम की पावर कितनी है 1, तो यहाँ आ गया 1, t की पावर 1 है ना, तो पावर को कंपेयर कर रहे हैं तो t की पावर 1 हो गया। अब यहाँ पे t की पावर 0 है, 0 में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं बिकॉज ये t की पावर 0 हो गई। यहाँ t की पावर कितना है -2, और -2 में b का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -2b के। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो होगा 1 इज इक्वल्स टू -2b। ठीक है, इस वाले इक्वेशन से, ये इक्वेशन सेकंड दे देते, इस इक्वेशन से अगर हम b की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये -2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो -1/2, तो b की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई, b इज इक्वल्स टू -1/2, b इज इक्वल्स टू -1/2, और ये जो b की वैल्यू आई है हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन में 1 में जब हम b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू a, यहाँ पे b की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे -1/2। ठीक है, -1/2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू +1/2। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने a और b की वैल्यूज को क्या किया, कैलकुलेट किया। b का वैल्यू हमारे पास कितना है -1/2 और a का वैल्यू आया 1/2। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन हमने लिखा था यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन हमने लिखा हुआ है t इज इक्वल्स टू k l की पावर a एंड g की पावर b। तो ये जो a और b की जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू k l की पावर a g की पावर b के। तो t इज इक्वल्स टू k l की पावर a का वैल्यू कितना है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे तो l की पावर ये हो जाएगा 1/2 इंटू g की पावर b का वैल्यू कितना है -1/2। ठीक है ना, नेगेटिव पावर है, उसको अगर हम डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू k l की पावर 1/2 अपॉन g की पावर 1/2 के। ठीक है, 1/2 का मीनिंग आपको मालूम है अंडर रूट होता है, दोनों पे सेम पावर है तो एक साथ हम अंडर रूट यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू k अंडर रूट l अपॉन g के। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस तरीके से यहाँ पे एक फॉर्मूला फॉर्म हो गया, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल्स टू k अंडर रूट l बाई g के। तो भले ही आपको अभी आपने इसके बारे में स्टडी नहीं किया है कि टाइम पीरियड क्या होता है, सिंपल पेंडुलम क्या है, तो भी आप डायमेंशनल फॉर्मूले के हेल्प से कोई भी फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। तो t इज इक्वल्स टू k अंडर रूट l बाई g। ठीक है, तो इस मेथड से आप कोई भी इक्वेशन अगर आपको एग्जाम में आती है उसको आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। हमने बताया था कि 4 टाइप के सिस्टम हम फिजिक्स में यूज करते हैं, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूले के हेल्प से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके बारे में बात की थी। तो क्यू इज इक्वल्स टू होता है N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। ये फर्स्ट सिस्टम है, और ये सेकंड सिस्टम की बात करें, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो 2 टर्म्स कंपलसरी होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो N1 U1 ये फर्स्ट सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है, और N2 U2 जो है वो सेकंड सिस्टम की है। ठीक है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई बोले कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में कितने ग्राम है, तो 1 kg दैट इज 1 मींस व्हाट, N1 न्यूमेरिकल वैल्यू, kg यूनिट है तो ये U1 हो जाएगा, ये N2 हमें फाइंड करना है, N2 हमें गिवन नहीं है, मींस फाइंड करना है, और ग्राम जो है वो सेकंड सिस्टम का यूनिट है। तो कांसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको कि हमें करना क्या है, N2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो Q इज इक्वल्स टू N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। U मींस व्हाट, यूनिट। अभी हमने फर्स्ट वाला एप्लीकेशन देखा कि यूनिट को हम काय में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो Q इज इक्वल्स टू N1, डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर हम बात करें फर्स्ट सिस्टम की, तो अभी हमने बताया आपको कि M1 L1 T1 1 को यूज कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट सिस्टम के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है ना,
और पावर आपको मालूम है, अभी हमने बताया था m की पावर a होती है, l की पावर b और इसकी पावर c होती है। इस तरीके से हम यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा n2 एंड यूनिट की अगर हम बात करें तो ये यूनिट्स के लिए हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। सेकंड सिस्टम की बात है तो m2 l2 t2 और इसका पावर हो जाएगा a b एंड c के। तो इस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लिख सकते हैं, ये फर्स्ट सिस्टम में और ये सेकंड सिस्टम में, ठीक है ना। ये एग्जांपल आपको बताया कि हमें करना क्या है, यहाँ पे n2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब n2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इसको डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। तो n2 इज इक्वल्स टू n1, ये ऐसा रहेगा और इसको हम लिख सकते हैं m1 l1 t1 और इसका पावर होगा a b एंड c के, ठीक है, अपॉन में ये वाला जो टर्म्स है ये n2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। कितना हो जाएगा m2 l2 t2 और पावर हो जाएगा a b एंड c के, ठीक है। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, बिकॉज दोनों के ऊपर सेम पावर है तो इसको एक साथ हमने सिंगल इसमें लिख दिया a। सिमिलरली इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं l1 अपॉन l2 की पावर b हो जाएगा ये, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा हमारा t1 अपॉन t2 की पावर c के। तो स्टूडेंट्स ये एक फॉर्मूला हमारे सामने आ गया है और इस फॉर्मूले के हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है ना। n1 n2 मींस न्यूमेरिकल वैल्यू है, m1 m2 मास है, l1 l2 लेंथ है और t1 t2 क्या है, टाइम है। तो इस तरीके से हम किसी भी यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको चेंज किया जा सकता है। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि कन्वर्ट एमके यूनिट जूल ऑफ वर्क इनटू सीजीएस यूनिट अर्ग ऑफ वर्क, ठीक है ना। जो वर्क होता है उसका एमके सिस्टम में जो यूनिट होता है वो जूल होता है, ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट जो होता है वो अर्ग होता है, ठीक है। हमें इन दोनों में रिलेशन बताना है, मींस हमें यह बताना है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू अर्ग, ठीक है ना। तो 1 जूल में कितने अर्ग होंगे ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 1 जूल मतलब n1 कितना हो गया, 1 हो गया। जूल मतलब यूनिट है तो ये u1 हो जाएगा, ठीक है। n2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, अर्ग कितने अर्ग है हमें नहीं मालूम तो हमें n2 की वैल्यू फाइंड करनी है। और अर्ग जो है वो सीजीएस सिस्टम का यूनिट है, सेकंड वाले सिस्टम का, तो इट इज डिनोटेड बाय u2, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है। n1 u1 गिवन है, u2 गिवन है, n2 की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें बताना है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो यूनिट्स है ये किसकी यूनिट्स है, वर्क की। तो हम यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला जिस सिस्टम के लिए आपको यूज करना है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन रहेगी उसके बेस पे आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, वर्क के लिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन कितना होता है, ml स्क्वायर टी माइनस टू, ml स्क्वायर टी माइनस टू। अगर हम इसको कंपेयर करें पावर से, हमने आपको बताया था कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c के, ठीक है ना। तो अगर हम इसको पावर को कंपेयर करें तो a की पावर, ये जो a है तो इधर m का पावर कितना है, 1 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 1 के इक्वल होगी, ठीक है। l की पावर कितना है, b, और यहाँ l की पावर कितना है, 2, तो b की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, b इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। t की पावर c है और यहाँ कितना है, -2 है, तो c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2 के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें पावर को कैलकुलेट करना है। एबीसी की वैल्यू हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से हम एबीसी की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने फॉर्मूला देखा, जो फॉर्मूला था हमारे पास, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला जो है n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b एंड T1 अपॉन T2
की पावर c के, ठीक है ना। तो हमें इन सब की वैल्यूज निकाल के n2 की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख ले कि यहाँ पे m1 अपॉन m2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर ले, ठीक है ना। m1 मतलब फर्स्ट सिस्टम कौन सा हमारा, mk सिस्टम। प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया था mk का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। मास की बात हो रही है तो mk सिस्टम में यूनिट ऑफ मास क्या होता है, kg, ठीक है। सेकंड सिस्टम कौन सा है, सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सीजीएस में मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम, ठीक है। हमें कन्वर्ट काय में करना है, यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में हमें कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस में तो केजी को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी जो होता है इक्वल होता है किसके, 1000 ग्राम के। तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम के, दैट इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है। तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी किसके, 1000 के। किस तरीके से कैलकुलेट किया समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसी सिमिलरली हम इसको L1 अपॉन L2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। L1 अपॉन L2, L1 लेंथ, किस सिस्टम की बात हो रही है, MK सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर, ठीक है। सेकंड सिस्टम कौन सा है, सीजीएस। सीजीएस में जो लेंथ होता है वो काय में कैलकुलेट होता है, सेंटीमीटर में। 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को हमें कन्वर्ट करना है काय में, सेंटीमीटर में। तो यहाँ लिखेंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, दैट इज 100। तो L1 अपॉन L2 की जो वैल्यू किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है, ठीक है। टाइम की बात करें, T1 अपॉन T2। तो टाइम के लिए तो स्टूडेंट्स हमने आपको बताया कि चारों सिस्टम में यूनिट ऑफ टाइम जो रहता है वो क्या होता है, सेकेंड ही यूज किया जाता है। तो सेकेंड अपॉन सेकेंड है, दैट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। चारों सिस्टम में यूनिट ऑफ टाइम जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, सेकेंड के रहेगा। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, ये फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है n2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, n1 मतलब अभी बताया 1 जूल। तो n1 की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ n1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है। m1 अपॉन m2 का वैल्यू कितना है, 1000 की पावर कितना है, a की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, a का वैल्यू कितना है, 1 के इक्वल है, ठीक है। L1 अपॉन L2 का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया है हमने, 100 का पावर कितना है, b की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की हुई है यहाँ पे, 2। तो ये 100 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और T1 अपॉन T2 की पावर, T1 अपॉन T2 जो है इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के। और इसकी पावर c की वैल्यू कितनी है, -2। तो यहाँ पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा n2 1000 की पावर 1, दैट इज 1000, ठीक है। 100 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, ठीक है। और 1 की पावर -2 का मतलब आप जानते ही है, 1 के कोई भी पावर रहेगा तो वो किसके इक्वल रहेगा, 1 के इक्वल रहेगा। तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसको पूरे को कैलकुलेट करें तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो n2 का जो वैल्यू आ रहा है वो किसका आ रहा है, 10 की पावर 7 के, 10 की पावर 7 के। तो 1 जूल को हमें कन्वर्ट करना था काय में, अर्ग में, ठीक है। तो 1 जूल को जब हमें अर्ग में कन्वर्ट करना था तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 1 जूल इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, n2 की वैल्यू किसके इक्वल है, 10 की पावर 7 के। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग के। इस तरीके से हम किसी भी रिलेशन को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, किसके हेल्प से, डायमेंशनल फॉर्मूले के हेल्प से, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 एप्लीकेशंस जिसके हेल्प से हम किसी भी क्वांटिटीज को डायमेंशनल फॉर्मूले के हेल्प से किसी भी क्वांटिटीज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, अगली बार जब भी कोई मेजरमेंट का क्वेश्चन आए तो याद रखिए डायमेंशनल फॉर्मूला है तुम्हारा सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।